नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी को आजकल तो आप रोज सुनते हैं, क्योंकि राहुल कभी छात्रों की गूंज के कार्यक्रम में होते हैं, कभी संसद में नो नो के बीच लगातार दहाड़ रहे होते हैं, अपनी बात रख रहे होते हैं। संसद का सत्र चल रहा होता है तो सदन में बोलने न भी पाए तो बाहर निकल करके अपनी बात रख देते हैं। बाहर न मौका मिले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बुलाते हैं और कहते हैं जो मुझे सदन में बोलना था वहां नहीं बोलने दिया, आप लोग सुन लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अगर कांग्रेस दफ्तर वगैरह में नहीं हुई तो अपने घर के बाहर निकलते हैं और घर के बाहर एक पोडियम रखा है उस पर खड़े होकर के चालू हो जाते हैं। राहुल लगातार देश के सामने मोदी एंड कंपनी का सच लगातार रख रहे हैं। राहुल को उस दौर से, जिस दौर में कोई समझता नहीं था, हजारों करोड़ रुपए अरबों रुपए खर्च करके पप्पू का एक टैग लगा दिया गया था, उस दौर से भारत जोड़ो यात्रा और वहां से गुजरते हुए गरीब मजलूम सबके साथ कंधा से कंधा मिला करके, हाथ से हाथ, हाथों में हाथ थाम करके लड़ते हुए हमने देखा। अंग्रेजी में तो राहुल हमेशा से बहुत कंफर्टेबल थे। बेसिकली अंग्रेजी उनके लिए एक स्वाभाविक भाषा है, हिंदी में उनको एफर्ट डालना पड़ता है, तो अंग्रेजी में तो हमेशा से। हिंदी हमारे लिए असली भाषा है जिससे बड़ी संख्या में लोग कनेक्ट होते हैं। हिंदी में भी धीरे धीरे, पहले हिंदी में थोड़ा सा वो बोलते थे अपने हिसाब से बहुत अच्छा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता था जिस पर ये उसमें से काट छांट करके सब जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है वो खेल शुरू कर देती थी। फिर हिंदी में जोरदार भाषण हमने शुरू किए सुनने, एक से एक जबरदस्त भाषण, खासकर संसद में वो कहानी इडियट्स वाली, कितने टाइप के लोग हैं, वो 3 कैटेगरी, तो वो जो है हमने सुनी कहानी। वो पहला दिन था जब हिंदी में मुझे राहुल गांधी उस मुकाम पर नजर आए जिस मुकाम पर आज के दौर में कोई नेता नहीं है, और जिसे दुनिया का सबसे अच्छा ऑडिटर कहा जाता है वो तो आसपास खड़ा होने लायक नहीं, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर अगर हटा लिया जाए तो अपना नाम न ले पावे, वो बेस्ट ऑडिटर। लेकिन सारे रिकॉर्ड आज टूट गए, सारे रिकॉर्ड आज टूट गए। आज राहुल का जो रूप, मैं इंट्रोडक्शन में भी मैं सोच रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें याद आ जा रही हैं, राहुल का जो रूप आज मंच पर हमने देखा है ये कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। मोदी की नकल उतारता रहा, मोदी और शाह की कलई खोलता रहा, संघ के चेहरे से मुखौटा उतारता रहा, भाजपा के इकोसिस्टम पर प्रहार करता रहा, और मोदी की खिल्ली ऐसे उड़ाता राहुल कि ठहाकों को सुनने पर लगा कि आज दिन में दिवाली के पटाखे छूट रहे हैं। ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति। हेमंत भाई को लाओ, ये पूरा सुने, मैं तो पार्ट पार्ट में सुना। हाँ, एक कमी जरूर रह गई, स्वागत है हेमंत भाई, एक कमी जरूर रह गई। मैं शुरू में सुन रहा था, फिर मैं कहा तब तक कुछ और, मेरा तो वही काम है, कुछ और जुटाऊं, कुछ और जुटाऊं, तो फिर जुटाने में लग गया मैं लकड़ी। लकड़ी जुटाने के बाद ही तो काम आती है, चाहे हमारे लिए चाहे किसी के लिए, तो उसमें जुट गया मैं। शुरू एक जगह पर है, ये कांग्रेस के लोगों से निवेदन है भाई, कार्यक्रम बहुत सारे लोग देखते हैं, उनसे निवेदन भाई, ऑडियो वीडियो जरा ऑडियो चेक कर लिया करो आप प्लीज। ये आप इतना एफर्ट डालते हो, दिन भर वो आदमी यहां से वहां तक, यहां से वहां मर रहा है, पूरे दिन पूरे दिन यहाँ लड़ना वहां लड़ना, दिन रात वो कर रहा है, और ये ऑडियो खराब करके सब खराब कर देते हो आप। बहुत ऑडियो डिस्टरबेंस थी शुरू में, बहुत डिस्टरबेंस थी। हमारे पास जो चल रहा था उसमें सैकड़ों कमेंट दनादन दनादन ऑडियो ठीक। उनको कई बार कई दर्शक हमारे हैं कि जैसे उनको ये भी लगता होगा कि ये सब को लिखेंगे ऑडियो ठीक है तो हो सकता है ये भी कहीं फोन करके एफर्ट करके ठीक करवाएंगे। तो थोड़ा निवेदन है भाई कांग्रेस वालों आप लोगों से। अब आते हैं हेमंत भाई, अब पूरा खत्म हमारी भूमिका, अब जरा क्लिप आपको दिखाते हैं। पहली क्लिप चला दो भाई, बस ये पहली क्लिप चला दो।
कभी हमने नहीं देखा था राहुल को इससे। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But बताओ, इस देश का हमारा प्रधानमंत्री है, सही बात है। यही फॉरेन पॉलिसी हम लोग इतने दिन से यही चर्चा करते हैं। ये क्लिप 4 बार देखिएगा आप लोग। मैं 2 क्लिप और सुना करके तब हेमंत भाई के पास चलूंगा इसके साथ साथ, ताकि चर्चा हम लोग सीमित समय में कर लें। अगली क्लिप लाइए, आप गौर से सुनिएगा, ये देखने के बाद गौर से सुनिएगा। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है क्या? और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। इसी कंटिन्यूटी है। अगली बाइट उसको भी लाइए, अगली क्लिप लाइए। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। दोनों की इस्तीफा तब तक सोने नहीं देंगे। और ये हकीकत है कि सोने तो नहीं दे रहे हैं सब। ये शख्स सब सोने नहीं दे रहा है, नींद हराम कर दिया हेमंत भाई। मैं मतलब लिटरली हम लोग तो कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ते, सब, चाहे मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे राहुल, सबको सुनना पड़ता है, तभी हम चर्चा कर पाएंगे। लेकिन राहुल का ये अवतार मैंने नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। आज तो गजब। आशीष भाई नमस्कार। ये मुझे आपको लिख के भेजे, ये लिख करके मुझे भेजे जो है कि भाई तुरंत करना है, हाइड्रोजन बम फोड़ा है। तो हम बता दें, हम तो ऑफ द रिकॉर्ड जो होता है वही बोलते हैं। तो मैं तुरंत ही बाकी लकड़ी समेटना छोड़ा। मैं कहा कि उधर तो पूरी आग ही जल गई है, तो मैं लकड़ी काहे का इकट्ठा करना, चलो तुरंत शुरू हो जाओ। हाँ आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी लोग हैं इनर सर्कल के, वो इनके इस रूप को जानते हैं कि बहुत ही जॉली नेचर्ड हैं, सारी बात है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके सामने थोड़े से इंट्रोवर्ट रहते हैं, वो बहुत ज्यादा खुलते नहीं है जब तक बहुत फ्रीक्वेंट मुलाकात ना। लेकिन आज के इस भाषण, जो 31 मिनट का भाषण दिया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें देश को एक बड़ा नेता नहीं मिल गया, केवल देश को एक बहुत बेहतरीन कम्युनिकेटर मिल गया, जिसकी लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी कि कोई है नहीं इस तरीके का। केंद्र में तो आपने देख लिया ना, मोदी जी कितने बड़े ऑरेटर थे, क्या निकले वो टेलीप्रॉम्प्टर रीडर मिले।
और जो एक भाषण में जो लचीलापन होता है, जिसमें कंटेंट भी हो, जिसमें मजाक भी हो, जिसमें गंभीरता भी हो, जिसमें इश्यूज भी हो, वो सारे का सारा एक कंप्लीट पैकेज इन 31 मिनट में आप जो भी आदमी कम्युनिकेशन का छात्र है उसको इस भाषण को सुनना चाहिए, और 2 बार सुनना चाहिए। एक बार एक श्रोता के नाते, और दूसरी बात एक कम्युनिकेटर के नाते। आज जो उन्होंने दिखाया बेसिकली कि आज वो खड़े तो थे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, बात तो कर रहे थे रचनात्मक कांग्रेस से। उनकी भाषा, उनकी भावभंगिमाएं, उनके शब्द, उनका अंदाज, वो कंप्लीटली जैन जी को संबोधित कर रहे थे वहां पर, लेकिन भाषा वो वाली थी, मतलब हर तरीके से कम्युनिकेटिव, हर भावभंगिमा का मतलब, हर शब्द का मतलब। और अच्छा, इसमें इस अगर वीडियो में आपने से कहा ना 31 मिनट में, मुझे तो नहीं पता कि उसमें आपका जो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, क्या करते हैं, किस साइज की होती है वो, इस भाषण की हर 10वीं सेकंड एक वीडियो क्लिप। तो आप सोच लीजिए ये भाषण वहां क्या धमाल मचाने वाला है। अभी तक तो मोदी जी उनकी क्लिप्स को ब्लर करवा देते थे, हटवा देते थे, इतनियों का क्या करेंगे। ये पूरे देश में वायरल होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने शुरुआत की विदेश नीति को, जैसे उन्होंने डेमो दिखाया प्रैक्टिकल करके। मैं और आप इसको यही तो अग्लोमेसी कहते हैं इतने सालों से, कि हमारी डिप्लोमेसी का मतलब है अग्लोमेसी। और राहुल गांधी ने फिर वही काम किया। एक तरफ मोदी जी की पिक्चर खींची कि वो कैसे विदेशी नेताओं से मिलते हैं, और एक तरफ इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया कि इंदिरा गांधी के साथ जब वो प्रधानमंत्री थी, राहुल 12 साल के थे, प्रियंका और सोनिया तीनों अमेरिका गए। तो उस समय जब स्टेट डिनर था, प्राइम मिनिस्टर के उसमें सम्मान में होता है, तो सोनिया जी और इंदिरा जी चले गए डिनर पे, वापस आए तो उन्होंने वो घटना बताई ये कह के कि मेरी मां गुस्सा करेगी, तुम मुझे बचा लेना, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं। एक होता है ना हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन दोस्तों के साथ, तो उन्होंने क्रिएटिवली बताया उसको कि हम दोनों तो बच्चे थे, हम तो गए नहीं स्टेट डिनर में। तो जब मेरी माँ और दादी वापस आई तो सोनिया जी ने, इंदिरा जी ने कहा सोनिया को कि सोनिया, दीज अमेरिकन्स कंसिडर मी टू बी ए फूल, ये अमेरिकी मुझे मूर्ख समझते हैं। तो सोनिया ने कहा मम्मी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मिसेज रीगन ने उसी कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो मैंने पहनी हुई। ये क्या समझते हैं, मूर्ख है क्या? यानी कि विदेशी जो प्रोटोकॉल जिसकी हम बात करते हैं, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स की और की, कि इनसे मैसेजिंग की जाती है कैसे। और मोदी जी क्या करते हैं, वो तो या तो राहुल गांधी ने दिखाया आपको अभी, और थोड़ी बहुत कसर रहेगी हो तो दीक्षित ने बता दिया था एक वाक्य पूछ के, जो देखा आपने अभी शीला दीक्षित के सुपुत्र थे वो। तो ये पूरे का पूरा उन्होंने एक कम्युनिकेटर के नाते, और मैं आपको हमेशा कहता था कि व्यक्तिगत कम्युनिकेशन में ही इज पार एक्सीलेंस। जब भी बात हुई, वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी ऑनेस्ट, डिसेंट पर्सनैलिटी, तो वो आज उन्होंने सारी चीजें करके दिखाई विदाउट क्रॉसिंग द रेड लाइंस। डिप्लोमेसी क्या होती है, डिप्लोमेसी में संबंध कैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि आप समझ रहे हैं कि वो आपसे गले मिल रहा है, सामने वाला विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, वो आपका गला पकड़ रहा होता है। सी द डिफरेंस। लेकिन हमारे वाले को किसी ने बता दिया कि यही डिप्लोमेसी। तो चलिए खैर, ये एक चीज उन्होंने कई बातें कही, अब मैं क्या क्या बताऊं आपको। बेसिकली उनका जो संबोधन था मुख्य रूप से वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार पर दबाव बनाने और जंतर मंतर जैसे विरोध प्रदर्शनों को केंद्र में रखकर उसी के आसपास बुना था पूरा भाषण। रचनात्मक कांग्रेस का जो मतलब उन्होंने लिया वो था एक्सप्रेस करना अपने आप को, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। जितने भी समाज के लोग, उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था थोपना चाहती है जबकि वो लोगों के बात सुनना चाहते हैं। बात लोग क्या कहना चाहते हैं उनको कहने का मौका दो, और अगर व्यवस्था को तोड़ना है तो आपको अहिंसा के तरीके से और सत्याग्रह के तरीके से। फिर उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को और एक दुखी मां के उदाहरण देते उन्होंने कहा कि सरकार अब समझ गई है कि देश को अभिव्यक्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये बताया। फिर अमित शाह का जिक्र किया, जो आपने वीडियो भी दिखाई उसकी। अमित शाह का उन्होंने क्या कहा कि उन्हें चाणक्य और सरदार पटेल कहा जाता था, और वो जो तीसरा जो लोगों ने बताया वो भी कहा जाता था, उन्होंने बोल भी दिया। लेकिन वो गायब हो गए और 20 दिन तक संसद नहीं आ पाए, इतने मजबूत गृह मंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया और उन्होंने दावा किया कि वो भी संसद के अंदर नहीं आए और ना वो रात को सोते हैं। और सोने के क्या कारण नहीं है, एक कारण तो सबके सामने है, वो कारण क्या है, भय। और बहुत सारे कारण उससे जुड़े हुए हैं, ये भी उन्होंने बताया। तो इधर है
कहा कि हमारा काम बहुत सिंपल है, जिस रास्ते पे ये सरकार जा रही है हम इनको पागल कर देंगे। वो आपने क्लिप दिखाई उनको। आरएसएस पर उन्होंने कमाल की बात की, आशीष भाई आप कल्पना नहीं कर सकते। आरएसएस की उन्होंने सारी कमियां बताई, सब कुछ किया। आरएसएस पे जो कुछ कहा इस पे तो अलग कार्यक्रम होना चाहिए वैसे तो, लेकिन उन्होंने कहा आरएसएस में तमाम खामियां गिनाई कि आरएसएस पहले क्या था। वो आगे शायद क्लिप है, उस पर चर्चा कर लेंगे बाद में। एक वाक्य जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कहा वो अपने आप में बड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि जिस दिन आरएसएस को भी अभिव्यक्ति का अधिकार, सबको है तो आरएसएस को भी, उन्होंने कहा जिस दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई तो मैं उनकी भी रक्षा करूंगा। कोई नहीं कह सकता ये बात। उन्होंने कहा कि मैं उनकी भी रक्षा करूंगा क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है, जो दिल में है उनको भी खुलकर बोलना चाहिए। और फिर मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने पूरे का पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया। वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो भेजने की कि वो आ जाए। तो मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, वो राहुल के मुंह से सुनना आपको ऐतिहासिक लगेगा, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा उन्होंने क्या कहा। तो भाषण का जो उन्होंने आज तरीका अपनाया वो कंप्लीटली, जैसा मैंने कहा, जेन जी और जेन अल्फा के साथ इंस्टेंट कनेक्ट करने वाला, जोश देने वाला और आउटराइटली ऑफेंसिव और एग्रेसिव था, जिसको हम कम्युनिकेशन की भाषा में कहते हैं। अभिव्यक्ति को मुख्य थीम उन्होंने जरूर बनाया, लेकिन छात्रों के विरोध और सरकार की चुप्पी से जोड़ने की कोशिश भी की उसको। और पागल कर देंगे और मोदी नहीं सोते जैसे वाक्य मीडिया और सोशल मीडिया के लिए आसानी से लाखों करोड़ों की संख्या में क्लिप बनने वाले हैं। ये चीज उन्होंने कही। व्यक्तिगत तंज, व्यंग और भावनात्मक चीजों को डायरेक्ट कनेक्ट करने की भी कोशिश इस भाषण में थी। बाकी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम चर्चा करें। चलिए अगली क्लिप ले आओ भैया, अगली क्लिप लाओ। Frankly, I must tell you, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me, a lot of people in India have been behaving like cowards. ये तो मेरे मन की So बात many है। people. हाँ, They've been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? You're literally, please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. क्या कहे, इस पे भी एक डिस्कस करना पड़ेगा। आप बहुत जबरदस्त ये बात देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ, हेमंत भाई आप इस बात से सहमत होंगे, आप भाऊ दोनों साथ में बैठते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार इसको लेकर के मतलब हम लोग जो कैमरे के सामने होते हैं, ऑफ कैमरा कई बार ये भी होता है कि नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कई मेरे साथी कहते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, दर्शकों को नहीं बोलना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ ना कि हम जिम्मेदार हैं, दर्शक जिम्मेदार हैं। अब जो न्यूज लॉन्चर परिवार वाले हैं उनको तो मैं कह सकता हूँ वो नहीं जिम्मेदार है, क्योंकि वो तो हिम्मत बांध चुके हैं कि आर या पार, हम सोने नहीं देंगे इनको जब तक ये जाएंगे नहीं। वो भी उसी मूड में है। लेकिन नॉर्मली हमारे देश में पता नहीं क्यों, क्योंकि वो बेसिकली हमारे देश में तो सावरकर भी पैदा हुआ था, इसमें गलती नहीं है। लेकिन वो सावरकर के जो की विरासत वाले हैं वो कंफर्ट जोन तलाशते हैं, वो कायरता दिखाते हैं, डर जाते हैं। मजबूरियां समझ में आती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी ही मजबूरियों को अगर समझते ना लोग कि मजबूरी है कैसे उठें, तो अंग्रेज आज भी यहाँ बैठे होते, कोई वायसराय यहाँ बैठा होता, पक्का बैठा होता। ये बड़ा महत्वपूर्ण कहा उन्होंने। कहा बाद में तो उसमें हास्य का भी पुट आ गया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दौर में हमारे देश की सबसे बड़ी कमी, मैं इसको थोड़ा क्योंकि मेरे अपने विचारों के बहुत करीब था, हमारे देश में सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है हेमंत भाई, जो मैं मानता हूं, जितने राजनेता हैं वो कभी भी पब्लिक पर तीखी टिप्पणी नहीं करते, मतलब पब्लिक को, इस देश की जनता को आईना नहीं दिखाते, जबकि दिखाया जाना चाहिए। आप अगर नेता हैं, लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब आप इस देश के, आपके जितने समर्थक है, मैं कह रहा हूं जितने समर्थक, बीजेपी के पास 30, 32, 34, 35% वोट है ना, उन 34% का तो नेता है ना
प्रधानमंत्री देश का है, लेकिन 34% का तो मनपसंद नेता है ना नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति। तो मोदी उन 34% लोगों 35% लोगों के अभिभावक हुए। मोदी को नहीं चाहिए कि अपने बच्चों को आईना दिखाएं कि बेटा आप लोग गलत रास्ते पे हो, भाई आप लोग गलत रास्ते पे हो। ये दिखाए जाना चाहिए कि नहीं दिखाए जाना चाहिए। मैं इस विषय पे इसलिए थोड़ा सा इसको खोल रहा हूं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण ये है। जिस दिन ये बात राहुल की समझ लिया लोगों ने ना, उस दिन 24 घंटा भी नहीं ये लोग बैठ पाएंगे झोला रख करके। झोला टांगना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। ये दिखाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के नेता क्या कहते हैं मंच से, मैं गलत हूंगा, दर्शक भी मुझे करेक्ट करें, क्या कहते हैं? हमारे देश की जनता बहुत महान है, हमारे देश की जनता बहुत बुद्धिमान है, इनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और ये बोलते समय मन ही मन सोच रहा होता है कि बनाए ना मूर्ख तुमको एक बार फिर से। मन में मतलब पूरे यकीन से वहां से उतरते कहता है जाहिलों को कौन है, जाहिलों यही इनकी किस्मत में है, ये मूर्ख है, जाहिल है। पता है हमें, किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा ही होता है। कितने नेता को कवर किया होगा हेमंत भाई ने भी, और कितने हम लोगों ने देखा है। इस सब ये मान के आते हैं कि सामने खड़ी हुई भीड़ मूर्खों की भीड़ है, और कहता है ये इस देश की महान जनता है, बुद्धिमान जनता है, कह के आपको झांसा देता है। इस देश का हम लोग पत्रकार या कोई भी सार्वजनिक जीवन में कहता है दर्शक हमारे सब समझ रहे हैं, दर्शक हमारे बहुत बुद्धिमान है। ये सब क्या है कि हम आपको कहें ताकि आप खुश हो जाओ, कहो वाह चित्रांशी वाह। अरे चित्रांशी का आप गाली दे दो भाई, लेकिन सही सुनो। वाह चित्रांशी करने से हमारा कौन सा देश का कोई भला होना है? मेरी वाहवाही इस देश का भला होना है। अगर मुझे गाली दे के देश का भला होना तो मुझे गाली दे लो भाई, वाहवाही से भला होना नहीं होना देश का। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं सबसे साहसी, बाकी सब में तो मजा आया, लेकिन ये बहुत साहसी जो है बयान था राहुल का। इस देश के किसी नेता को मैंने ऐसा साहसी बयान देते नहीं सुना है, जो जनता के विजडम पर सवाल उठाए, और जनता के विजडम पर सवाल उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी ढांचे में फिक्स होने वाला आदमी ही नहीं हूं, जो मेरे मन में आता है मैं वो कहता हूं, वो मैं करता हूं। और उसने अपने साथ संसद के अंदर हुई एक घटना का विवरण दिया। हालांकि वो शब्द अमित शाह जी बड़े सम्मान से प्रयोग कर चुके हैं, बाद में हटाने की भी बात कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया आज का जनता वाले पे। तो ये उन्होंने कहा, जो सारे दर्शकों साथियों ने देख ही लिया, कि देश में बड़ी संख्या में डरपोक पैदा हो गए हैं, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि वो जोकरों से डर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे सिस्टम को क्लाउन्स बताया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि संसद में आमतौर पे जो स्पीकर है, राइट साइड में उसके पोजीशन होती है रूलिंग, लेफ्ट में अपोजिशन होती है। तो एक दिन बोला मैं अपनी सीट पे जा रहा था, तो मैं रूलिंग की तरफ से जाने लगा, तो वहां पर किसी बीजेपी के एमपी ने दूसरे एमपी को कहा, कहता मैंने सुन लिया, वो रजिस्टर हो गया मेरे। तो और वो जो उन्होंने कहा कि ये जो अगला शब्द में नहीं बरत रहा, किसी सांचे में फिट नहीं होता है। खौफ देखिए बीजेपी के एक आप एमपी, वो सारा दिन जयकारे लगाते हैं मोदी के, ठीक है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो रूटीन में वो सारे जिसकी जिधर सीट है उधर से आता है। लेकिन राहुल गांधी ये सब करते रहते हैं, उधर से आगे इधर से आगे, जो भी। तो टेस्टिंग राहुल गांधी ने बताया कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, आज तक ऐसा जवाब ही नहीं सुना होगा आपने। उसको मैं अभी सस्पेंस बना के चल रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आपने नहीं सुना तो आपको जुर्माना होना चाहिए। उसका डेमो दिया भाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। आरएसएस का उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या क्या कर दिया। तो धीरे धीरे आप दिखाते चलिए, मजा आएगा आपको कि वास्तव में इस देश में, मैंने जब कहा ना कि लीडर नहीं, मैं लीडर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि ऐसा कम्युनिकेटर देश को बहुत लंबे समय से जरूरत थी। अटल जी थे, सुषमा स्वराज थी, अच्छा बोलती थी, जेटली भी अच्छा बोलते थे मेरिट्स पे। लेकिन राहुल गांधी ने आज का जो भाषण दिया है, इसने समअप कर दिया कि एक बेहतरीन कम्युनिकेशन कैसे हो। बीजेपी वाले रोएंगे दहाड़े मार मार के इस पर। और जो मोदी जी का जो इस मानसून सत्र में जो कुछ आपने देखा, जो पूरी इमेज क्राफ्ट की गई थी पिछले 12-13 साल में, वो तार तार हुई, वो तो अपनी जगह। और अब जो ये राहुल का रूप है, अब आपको पता लगेगा कि असली कम्युनिकेटर क्या होता है। एक तो फर्जी आपने प्रमोट किया था 2002 से ढोरे उसको, और एक जिसको पप्पू बता रहे थे, वो क्या चीज है। आज अगली वीडियो दिखाइए, तब तक मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढूंढने की कोशिश। वीडियो ले आओ, अगली वीडियो ले आओ, चलाओ अगली वीडियो। Order and expression. Okay, there are some people who want to give orders
and order society. And there are other people who want to express themselves. And that order is disturbing their expression. And Hello, that hello. expression is disturbing their Hello. And every single person every single person's perspective can fit into that. If you look at what was happening at Jantar Mantar, students want to express themselves. They are in pain and they want to express themselves, and the government says no. We are going to create order in Jantar Mantar, you cannot express yourselves. Today, a lady came to me whose daughter has been in Uttarakhand 4 years ago. She's crying, she's trying to express herself. And the system says, sorry, we're not going to allow you to express yourself because it will create disorder if you express yourself. So, their job and their political philosophy is to impose an order on India. And an order that benefits them and certain other people. And our job is to make India express itself and break that order. It's not complicated. अगला 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 प्ले कर दीजिए, अगला प्ले कर दीजिए, ये चला दीजिए तब एक बार। मैंने आरएसएस क्या था? चलाइए। आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी। फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस। आरएसएस एज original force is dead. We are not fighting. They're finished. They're gone. Now, RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. ये आशीष भाई जो बात है, जो आरएसएस के बारे में उन्होंने कही, इस पे हम तमाम बार चर्चा करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सच नहीं? आरएसएस का जो मूल कैरेक्टर था, वो तो स्वयंसेवकों का कैरेक्टर था। और वो क्या कैरेक्टर था? छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन, उनके हितों की रक्षा करना। और जो राहुल गांधी बता रहे हैं वो सच के कितना करीब। आप देखिए कि किस तरीके से जीएसटी से लेकर के ये नोटबंदी ने सबसे ज्यादा कमर किसकी तोड़ी? उसी छोटे बिजनेसमैन की, उसी एमएसएमई की। आज सारे के सारे बेचारे का धंधा पानी कुछ बचा नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया और वो जीएसटी के पीछे लट लिए फिर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आरएसएस का कंप्लीट कैप्चर किया गया, कैप्चर का उन्होंने पूरा डिटेल में बताया किस तरीके से कि बड़ी जो पूंजी है, जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, आज आरएसएस उनके ऊपर पूरे तरीके से निर्भर होकर रह गया है। आज आरएसएस का अपना कुछ नहीं, एंड दे हैव बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बिगर दिस पूंजी, जो बड़ी पूंजी, जो बड़ी कॉर्पोरेट पूंजी है, उसका उन्होंने जिक्र किया। किस तरीके से संघ अडानी का उसी तरीके से एक सेवक हो गया है, जैसे उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और ये सारा सिस्टम हो रखा है। ये जो चीज है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज समझनी पड़ेगी। और अगली बात जो उन्होंने कही, जो मैं जिसका जिक्र पहले कर रहा था आपको, कि देखिए आरएसएस के साथ कोई सहमत हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आरएसएस की अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश करेगा तो मैं सबसे पहले आरएसएस के साथ खड़ा हूंगा। क्यों? क्योंकि उनको भी अपनी बात रखने का, अपना विचार रखने का उनको एक अधिकार है और वो उनके पास रहना चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि मेरा किसी के प्रति इलविल नहीं है, द्वेष नहीं है किसी तरीके का, व्यक्तिगत कोई ऐसा वो चीज नहीं है कि भाई उनके पर नफरत हो या कुछ ऐसा हो। सारी चीजें हैं और कोई भी चीज हम ऐसी नहीं करेंगे कि हिंसा का सहारा ले या किसी और चीज का। नो,
केवल देश का नैरेटिव, देश में पॉपुलर नैरेटिव के जरिए इनको असलियत एक्सपोज करके और हर चीज में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और जनतांत्रिक तरीके से ही ये सब किया जाएगा। तो ये जो बेसिकली सारी की सारी बातचीत है, किस तरीके से उन्होंने बैकड्रॉप से शुरू किया कि अटल जी के टाइम में ये आरएसएस का कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हुआ था, जब उसमें थोड़ी सी पूंजी प्रमोद महाजन ने डाल के और उसको वोटों के लिए एक्टिव किया डायरेक्टली, और वहां से आते आते आज ये जो सिस्टम पहुंचा है, जो आरएसएस के जो ठाट बाट है, जो उनके 5 स्टार ऑफिसेज हैं, जो पूंजी के ऊपर उनकी निर्भरता है, उनको मिलने वाले पैसे के ऊपर रोज सवाल उठते हैं, वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड कैसे हैं, इतने ठाट बाट कहां से आ रहे हैं, वो उस फंडिंग के सोर्सेज क्या है, वो सारे के सारे सवाल कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने इंक्लूड किए। तो बेसिकली आशीष भाई, जो असली इशू है ना, जो हमारे दर्शक साथियों को भी देखना पड़ेगा कि इसको आप एक तो भाषण नहीं कह सकते जो आज उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया, ये एक तरीके का संवाद ही था कि जो चीज ये देश बहुत लंबे समय से जानना चाह रहा है, देश के आम आदमी, कि बीजेपी कैसे काम करती है, आरएसएस कैसे काम करती है, मोदी का सिस्टम क्या है, अमित शाह क्या है, विदेश नीति क्या है, वाणिज्य नीति क्या है, नोटबंदी से क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, वो सारी की सारी चीजें एक एक चीज बिना किसी टेक्निकलिटी के लेमैन की भाषा में वो खोलते चले गए, बिल्कुल सब देख लीजिए और समझ लीजिए। और इसमें भी एक चीज है कि कोई चीज किसी के ऊपर थोपी नहीं गई है, जो भी चीज है वो आमने सामने है, और उसको दर्शकों को, उनके जो भी श्रोता थे, जो पूरे देश से उनके लोग आए हुए थे सिलेक्टिव रचनात्मक कांग्रेस के, उनको उन्होंने बताने की कोशिश की। तो मैं अब चाहूंगा कंट्रोल रूम को, कि समय ज्यादा हो रहा है तो बाकी जो वीडियोस हैं उनको भी दिखाते चलिए प्लीज। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है, सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। ये आशीष भाई, ये आपके राष्ट्रवाद, ये आपके राष्ट्रवाद का आईना है। चाइना के ऊपर एक शब्द कहा तो सरकार ने, एक शब्द। अरुणाचल से वीडियोस आ रहे हैं, तमाम लोग, अब वहां पे पहले आपने लद्दाख का देखा था, राहुल गांधी ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी कर दिया अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद, जो कुछ हो रहा है कि वी आर नॉट कंसर्न्ड, वी आर अलार्म्ड, ये अभी भी सारी चीज। और सरकार क्या कह रही, सरकार का काम देखिए, चाइना के एम्बेसडर को डिमार्च करने का, बुलाने का, धमकाने का कुछ नहीं, चैनलों को फोन करके कह रहे कि खबर नहीं दिखानी। सोचिए आप, ये राष्ट्रवाद है, और ये ऐसा है पहली बार नहीं है। गलवान से लेकर के गलवान के टाइम पे आपने देखा किस तरीके से खबरों को कंट्रोल किया गया था,
पहले 2 सैनिक शहीद हुए, 4 सैनिक शहीद हुए। हमने पहले दिन ये कहा था कि ज्यादा संख्या है ये, और अल्टीमेटली पहुंचते पहुंचते वो 20 तक पहुंची। आज तक मोदी जी ने चीन का नाम लिया हो, गलवान का नाम लिया हो, अरुणाचल में जो कुछ हो रहा है उसका नाम लिया हो, लद्दाख में जो कुछ लिया हो, राहुल गांधी सामने दे रहे तो मिर्च लग रही है। अब क्या करेंगे? अब जवाब सुन लीजिए कि नेहरू के समय में चाइना ने कितनी जमीन दबाई थी। नेहरू ने तो उसी बात पे अपनी जान दे दी, इसी बात पे चले गए वो, दुनिया हाँ छोड़ हाँ गए। उस सदमे से नहीं उभरे वो कि जो चाइना ने उनके साथ किया। तो कम से कम नेहरू से यही सबक ले लो कि उनके सामने किस तरीके से पेश आना है चाइना मैं के साथ। हेमंत भाई इसमें मैं 10 सेकंड लूंगा खाली। हम नेहरू का भी एग्जाम्पल हमें नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वजह क्यों मैं कह रहा हूँ, अब जाओ, आपने तो पढ़ा है, हम चाहते हैं देश में हर आदमी पढ़े। जब पंचशील से लेकर के और भारत चाइना युद्ध हुआ, जमीन गई, नेहरू के विश्वास को बहुत ही मक्कारी के साथ चीन ने तोड़ा था। वो धोखा था, पीठ पर वार था, नेहरू के साथ छल किया था चीन ने। ठीक है, धोखा देना कोई हम आप बहुत करीबी हो, बहुत करीबी हमारे कई मित्र हैं, आपके मित्रों के बहुत करीबी मित्र हैं। वो मित्र हम मान लिया यहाँ पे हैं और हमारा घर है कहीं पे 2 कमरे का, और वहां पे मैं यहाँ दिन रात लगा हूँ वीडियो बनाने में, वहां कह रखा हूँ कि भाई थोड़ा ध्यान रखना घर का। वो घर पैनामा करवा ले, फर्जी रजिस्ट्री करवा लिया, मेरा जिसे मैं दोस्त मान के जिम्मेदारी दिया हूँ। ये समझ लीजिए, ये सदमा हो सकता है जिस सदमे में नेहरू की जान गई। ठीक है, और मेरे पास रोज वहां से फोन आ रहा है कि अरे उस घर में उसने 2 लोगों को बिठा रखा है, 2 लोग बैठे हैं, रोज वहां पे मीटिंग चलती है, शाम में वहां पे रोज अय्यासी होती है, आप अपना घर देख लो। और मैं इस डर से कि उस दोस्त को अगर मैं बोलूंगा तो 4 गाली मेरे ही घर पे कब्जा करके 4 गाली मुझे दे देगा, हो सकता है मुझे बुला के उसी कमरे में मुझसे कुछ करवा भी ले, नृत्य वगैरह। अगर मेरा ये डर होगा और इस डर की वजह से मैं अपने 2 कमरे का घर गंवा रहा हूं ना, तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। दोनों में फर्क ये है, मोदी को कहा जाता है मोदी जी वो फलाने लेके जा रहा है, नहीं कहीं नहीं लेके जा रहा है, कि नहीं ले जा रहा। ये फर्क, इसीलिए मैंने कहा कि मैं मतलब ये पहले मैं भी तुलना करता, फिर मैं सोचा यार तुलना नहीं करनी चाहिए, हमें तुलना भी नहीं करनी चाहिए। मोदी जी का आप बताओ हेमंत भाई कि मैं पत्रकारिता मैंने की है, मैं डिफेंस सेक्टर भी जानता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी चीन की गिद्ध दृष्टि है, चीन कब्जा कर रहा है। आप जवाब सुन लेना क्या होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, दूर करो इसे जानकारी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, न कोई आया था ना आया है। नहीं, ऐसा अवसर आपको इस जीवन काल में तो नहीं मिलेगा। मोदी जी से आपने किसको अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन पूछते हुए देखा? एक एग्जांपल बता दो मुझे, 2013 से लेकर आज तक एक अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन बता दीजिए। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने एक हुआ था, पता लग गया था पूरी दुनिया को कि निजी मामलों के अंदर, और अब साबित कर दिया कि वो मामला निजी था। अब जो फैसला आया है, अब चलिए चलते चलते टाइम ज्यादा हो रहा है, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो मेरा सवाल था उसका जवाब सुन लीजिए। ये आपका जुर्माना है, जो आपने बीच में मिस किया। सुनाओ, टाइम हो जाए तो कोई बात नहीं है, 10 वो डांट मैं सुन लूंगा, सुनाओ ऑन द टाइम। हमारा टाइम सिर्फ देश के लिए है। अब चलो। Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट, और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब आशीष भाई, अब इसमें तो कोई तकरीर करने की जरूरत नहीं है ना। मेरी ये बात मैं और आप कितने सालों से कह रहे हैं, एक इसमें कोई तकरीर नहीं करने की जरूरत है। जो कुछ अब ये राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम आपने दिखाया, चर्चा कर लिया, हालांकि 1-2 वीडियो मैंने आपसे अभी भी छुपा के रखी है जान के, क्योंकि आपको पूरा
देखना चाहिए, वो अभी भी पूरा नहीं दिखाऊंगा आपको क्योंकि टाइम भी लंबा हो रहा है। एक मैंने पिक्चर भेजी है, अभी ये कार्यक्रम हुआ है अभी शाम को 5:15 बजे खत्म। ये पिक्चर है आज की, ये है इस सरकार की असलियत। ये पता है कितने बजे की है? 11:10 की स्पीकर के चैम्बर की है ये, जहां पर आपको पता है जब सेशन सैनेडाई होता है तो स्पीकर इनफॉर्मली चाय पे बैठते हैं पक्ष और विपक्ष के साथ। हाँ हाँ चारों के चेहरे देख लीजिए, और जो राहुल गांधी ने अपने इस कार्यक्रम में कहा और आपने क्लिप्स दिखाई, उसमें कोई भेद हो तो दर्शक तय कर ले, आप कर लीजिए, मेरा काम खत्म। मैं आपके सामने सारा कंटेंट दिखाने की जिम्मेवारी मेरी थी। देखिए नहीं, जरा ये चेहरे लगाइए स्क्रीन पे। आपको ये चेहरे देख के लगता है कि इनमें से कोई भी सोया है कई दिन से? ये चेहरे चेहरे देख की के आप छोड़ दो, ये जो है इनकी गलती है, टाइम बताती है हेमंत भाई। ये चेहरा, ये पहले तो ये फोटो लगा करके यही सवाल होना चाहिए कि आप लोग अंदाजा लगाइए कि ये कितने बजे की फोटो हो सकती है, 11:10 क्योंकि की हमेशा चेहरा पता है क्या है, चेहरा कई बार समय का प्रतिबिंब होता है। आप सुबह 7 बजे का चेहरा देखिए, 9 बजे का देखिए, फिर 12 बजे का देखिए, 3 बजे का देखिए, 6 बजे का देखिए, फिर रात 9 बजे का देखिए। तो चेहरा वक्त का कई बार प्रतिबिंब होता है। ये चेहरा देख करके कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा, क्योंकि चेहरे देखिए आप इन सबका, ऐसे ऐसे लग रहा है, ऐसा पता है सिर्फ और सिर्फ नहीं कहना चाहिए, लेकिन सिर्फ किसी गमी वगैरह में लोग ऐसे बैठते हैं कि कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है और सभी मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। चलो हटा दो, मुंह लटकाए नहीं लोकतंत्र है के लिए ये, गमी ही है। मुंह लटकाए नहीं है, दे आर लॉस्ट, दे आर कंप्लीटली इन डिसरे, दे आर लॉस्ट। इसलिए जो उसने कहा कि सो नहीं पा रहे हैं, इट्स ए फैक्ट। आज की तारीख में सत्ता प्रतिष्ठान की जो परिस्थिति है, बाहर आप 56 इंची 112 इंची जो आपने बताते रहो, कोई खास बात नहीं। भाई साहब सुबह जो संसद के अंदर जो आपने वीडियो दिखाया था ना, आज सुबह दिन में आप बड़े कूद कूद के दिखा रहे थे 56 इंच और पता नहीं क्या क्या, उसके अंदर भाई साहब आज सारे चैनलों को फोन कर करके ये कहा गया कि ये वीडियो नहीं दिखाना है। और कईयों ने तो इतनी ज्यादा स्वामी भक्ति की कि वीडियो तो हटा लिया और ट्वीट भी हटा लिया। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि जो आपने आर्टिफिशियली क्राफ्ट इमेज की थी, आज वो तहस नहस होकर खड़ी हो गई है। ये चेहरे ये बता रहे हैं। चलिए हमको दीजिए इजाजत अभी, लेकिन ये आज का कार्यक्रम जो है, ये रचनात्मक कांग्रेस का कार्यक्रम, ये कई कार्यक्रमों की रचना कर सकता है। तो हम दो चीजों पर विराम नहीं लगा रहे हैं। रेपुटेशन की कीमत पर हम दो कार्यक्रम पर बने रहेंगे। एक तो जो खड़गे साहब जिस जमीन पर कदम रखे वहां शुद्धिकरण हुआ, इस पर हम कंटिन्यू रहेंगे और आपके सामने हम सबूत लाएंगे। नड्डा, हालांकि इन सबको कोई शर्म वरम तो है नहीं भाई, फिर मैं बहुत, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं है। नड्डन बोला था ना, हमारा कोई लेना देना नहीं है, डिसोन कर दिया, हमारा कोई लेना देना क्यों नहीं। इनका लेना भी है, देना भी है, पहनना भी है और ओढ़ना भी है, सब कुछ है। इन्हीं खटिया है, इन्हीं बिछौना है। ठीक है, हम दिखाएंगे सबूत, आपको चिंता काहे कर रहे हैं। ये सब यही है नफरती, ये नहीं दलित को देख सकते हैं, ये दलित को बराबर नहीं बिठा सकते हैं, यही नफरती है। मैं दिखाऊंगा, वो भी उस कार्यक्रम पे भी रहेंगे और ये राहुल ने जो बोला है इसे भी नहीं छोड़ेंगे। घर घर तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, वो दौड़ के आना है और घर घर तक पहुंचाना है, गले में लटक जाना है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।